दोस्तों इस समय जहां हम बैठे हुए हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले का एक बहुत की पॉइंट है। और इसे मैं की पॉइंट इसलिए कह रहा हूं कि यहां से आप मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर चारों ज़िलों के लिए यहां से आप निकल सकते हैं। और इस समय ख़ास तौर से जहां मैं अशोक जी के साथ बैठा हुआ हूं, ये जगह है चरथावल विधानसभा का एक हिस्सा है मुजफ्फरनगर ज़िले की, जहां से विजय कश्यप मंत्री हुआ करते थे। अभी हाल ही में उनका कोरोना से निधन हो गया था। ये सीट अभी वैकेंट है और बाईपोल यहाँ होने के कोई चांस है नहीं। और ये जो खास क्षेत्र है जिस जगह हम बैठे हैं ये पीन्ना गांव की ज़मीन में बना हुआ है। और मेरे साथ जो अशोक जी बैठे हुए हैं, अशोक बालियान जी, और बालियान शब्द आते ही बालियान खाप दिमाग में एकदम से आ जाता है और बालियान खाप से जुड़े हुए हैं। और इनका एक सबसे अच्छा पहलू ये है कि स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब एक्टिव थे उस समय ये भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़े और लगभग 30 साल तक भारतीय किसान यूनियन के साथ इनकी एसोसिएशन रही। और इसलिए ये भारतीय किसान यूनियन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति इसको भली भांति जानते परखते हैं। और पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से इन्होंने एक अपना समाज सेवी एक इकाई बनाई हुई है और काफ़ी कुछ उस पर पढ़ते लिखते रहते हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी पहचान मैं जानता हूँ, पत्रकारिता के दिनों से मैं जो जानता रहा हूँ, इनकी सबसे बड़ी पहचान रही कि इन्होंने शायद भारतीय किसान यूनियन के इतिहास पर एक ही किताब लिखी गई है आज तक, एंड वो इनके द्वारा ही लिखी गई है, अशोक बालियान जी के द्वारा। और जब भी हम रेफरेंस के लिए किसी चीज़ की किसान यूनियन पे कुछ स्टोरी बनाया करते थे तो हमेशा हम उसी किताब को मंगाया करते थे कि भाई अशोक बालियान जी की किताब मंगाओ। उसमें सब डेट्स लिखी हुई थी कि कब टिकैत साहब विदेश यात्रा पे गए, कब कहाँ गए, कैसे कैसे हुआ। तो आज हम इनसे सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि संक्षेप में हो, लंबी हो जाए तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी बातचीत होने जा रही है। अशोक जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि किसान यूनियन के साथ जो आपकी एसोसिएशन रही वो किस दौर से रही और किस तरीके से आपने इस मूवमेंट को बढ़ते देखा, और फिर ये आप किसान यूनियन से अलग क्यों हुए? हर्षी, देखिए, जब ये WTO का देश में किसानों ने इसका विरोध किया तो तब मैंने महसूस किया कि हमें WTO का अध्ययन करना चाहिए। उसी दौर में, क्योंकि पहले व्यापार गेट से होता था, फिर WTO आया, तो टिकैत साहब ने कहा भाई हमें इसके बारे में एक डिटेल जानकारी चाहिए और अशोक तुम इस काम को करो कि तुम पढ़ लिख के मुझे बताओ। महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कहा, बड़े टिकैत साहब ने, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने। तो तब हमने WTO का अध्ययन किया। तो फिर मैंने टिकैत साहब से कहा कि टिकैत साहब हम इससे बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन जो कृषि का इसमें पार्ट है, कृषि का जो एग्रीमेंट है, हम उसमें जरूर भारत सरकार से कह सकते हैं कि वो किसानों के हितों को वॉच करें। तो तब ये उनकी बात समझ में आई कि हम पूरे WTO का विरोध नहीं करेंगे कि भाई कोई एग्रीमेंट ना हो, क्योंकि अगर हम उसका विरोध करेंगे तो भारत अलग पड़ जाएगा और भारत का किसान भी अलग पड़ जाएगा। और वो बहुत ही अच्छी बात रही कि चौधरी साहब ने उस चीज़ को समझा और फिर उन्होंने पूरे WTO का विरोध नहीं किया, केवल कृषि के पार्ट पे उन्होंने भारत सरकार को कहा कि आप किसानों के हितों को देखिए। कौन से सन की बात है ये जब केंद्र में PV नरसिंह राव साहब की सरकार थी, 90s में। जी, उस दौर की बात है। फिर उसके बाद फिर हम सारे लोग जो है विदेश गए। तो किसान यूनियन के मूवमेंट को आपने किस तरीके से देखा, क्या रहा उस समय, स्थितियां कैसी थी? देखिए, मेरी जो नज़दीकी देखने की थी, किसान यूनियन को बनाने के इसे एक संगठन के रूप में डेवलप करने में टिकैत साहब ने क्या सोचा था, इसके पीछे क्या सोचते? देखिए, शुरू में टिकैत साहब को ये था कि पॉलिटिकल पार्टियां तो बहुत हैं इस देश में, लेकिन एक किसानों का संगठन होना चाहिए जो हमेशा अराजनीतिक रहे। हालांकि उनके कार्यकाल में कुछ फैसले हुए, लेकिन मैंने जब टिकैत साहब पर किताब लिखी, उनके इंटरव्यू लिए, तो उन्होंने हमेशा कहा कि जब भी किसान यूनियन ने पॉलिटिकल फैसला या मेरे पर दबाव आया इस बात के लिए किया या कोई सदस्य चुनाव लड़ा, तो उन्होंने कभी भी उस पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं की। हमेशा उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि किसान संगठन को, भारतीय किसान यूनियन को हमेशा अराजनीतिक रहना चाहिए, तभी वो किसानों की लड़ाई को लड़ सकती है। बीच में राजनीतिक संगठन बनाए भी इन्होंने, हाँ, राजनीतिक संगठन उस समय टिकैत साहब की मर्जी के, हाँ, अलग मेरी दिल्ली चौधरी चरण सिंह के किसान घाट पर जब ये इसका हरिद्वार में गठन हुआ, लेकिन फिर एक मीटिंग वहाँ दिल्ली हुई, तो तब मेरी उनसे बात हुई। इंटरव्यू लेते वक्त जब मैंने उनसे पूछा तो तब उन्होंने कहा कि भाई मेरी इस पर सहमति नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते थे, लेकिन मैंने कहता कि मैं इस काम को नहीं करूँगा, आपको बनाना है ठीक है आप बना लीजिए, लेकिन मैं कभी भी नहीं राजनीति में आऊँगा और मैं हमेशा अराजनीतिक रहूँगा। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि तब हम लोग बॉम्बे गए हुए थे उसका कृषि आयात का विरोध करने के लिए, तो हर्षी उस वक्त भी
चौटाला साहब उनको राज्यसभा देना चाहते थे, तो लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया था कि नहीं, वो किसानों का भला नहीं कर पाने का, मैं किसानों की लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़ूंगा मैं। तो जो राजनीतिक इदारा जो इन्होंने बनाया भारतीय किसान यूनियन ने, वो उसे फिर वो एकदम से विलुप्त कैसे हो गया, क्या हुआ था उसमें? देखिए, जो जिन लोगों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध राजनीतिक विंग बनाई थी, तो फिर उसको बाद में चौधरी अजीत सिंह को उसकी विंग का कमान दे दी गई थी। आपको पता होगा उस वक्त अजीत सिंह जी कांग्रेस में थे और फिर उनको टिकैत साहब ने से राय मशवरा करके भारतीय किसान कामगार पार्टी फिर उसको दे दी थी। लेकिन मैंने देखा कि शुरू से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का कभी भी पॉलिटिकल रुझान नहीं रहा, उनका हमेशा से राजनीतिक रुझान ही रहा। अभी जो कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है, और ये मेरे ख्याल से इसमें किसानों के हित और अहित को छोड़कर सभी लोग इसमें अपने राजनीतिक एंगल ज़्यादा लेकर आ गए हैं कि मुझे राजनीतिक हित क्या देखने हैं, मैं इसका समर्थन कर दूं तो मुझे ये हो जाएगा, मैं इसका विरोध कर दूं तो मुझे इसका ये फ़ायदा हो जाएगा। इन सब चीज़ों से जुड़ गई है। आपने तो इसका कृषि कानूनों का अच्छा खासा अध्ययन किया है, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में? देखिए, एक तो ये थी कि ये किसान संगठनों का ये कहना मुझे बिल्कुल कतई भी उचित नहीं लगा कि ये पूछकर नहीं बनाई गई। आज तक जितने भी बड़े किसान आंदोलन हुए हैं, सबकी ये डिमांड थी कि किसानों की मंडी में लुटाई होती है, उनको मंडी में उनकी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, और उनके साथ वहाँ व्यापारी अपना कोकस बनाने के बाद में उनकी फसल को न्यूनतम दामों पर खरीदते हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये शुरू से ही किसानों की मांग थी। दूसरी थी कि 2002 में हम लोग, या 2003 की बात होगी, राष्ट्रपति से मिले थे टिकैत साहब के साथ में, डॉक्टर कलाम साहब से। उस वक्त हमारी भी ये मुख्य मांग थी कि किसानों के लिए उनके बाजार को खोला जाए और किसान के खेत में भी खरीदार आए, ताकि वो वहाँ बार्गेनिंग पावर उसकी, जब उसके खेत में व्यापारी आएगा तो निश्चित तौर पर उसकी बार्गेनिंग पावर होगी, तो फिर किसान को उसका उचित मूल्य मिलेगा। तो टिकैत साहब ने भी इस मांग को रखा था। और इसके बाद में कोई एक कमेटी नहीं बनी हर्षी, इसमें कम से कम भी 5-6 कमेटियाँ बनी। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो हर्षी, ये 2000 में सबसे पहली कमेटी बनी शंकरलाल गुहा की अध्यक्षता में, फिर मोन्टेक सिंह ओलूवालिया की अध्यक्षता में फिर एक कमेटी बनी, फिर 4 जुलाई 2001 को कृषि मंत्रालय की उसमें टास्क फोर्स बनी जिन्होंने इन दोनों कमेटियों का अध्ययन किया हर्षी। फिर 29 दिसंबर 2005 को डॉक्टर स्वामीनाथन, जिसको तो हर किसान जानता है, उनकी कमेटी बनी। उन्होंने भी कहा कि बाजार को जो है खोला जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में शुरू में 70 चीज़ें थी, और उनके रहते रहते जब ये रिपोर्ट आई तब तक केवल 15 चीज़ें रह गई थी, अर्थात 55 चीज़ों को पूर्व की केंद्र सरकार जो निकाल चुकी थी, क्योंकि जिन चीज़ों की अधिकता हो गई थी उनको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आवश्यक वस्तु देने में रखने का कोई लाभ नहीं था, उनकी रिपोर्ट थी। फिर 2010 में हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी, उन्होंने भी यही रिकमेंडेशन की कि किसानों के लिए उनके खेत में व्यापारी जाएगा तो किसान को बेहतर दाम मिलेगा उसके मंडी में आने के। इसके बाद में फिर 22 जनवरी 2013 में फिर इसको जो है एक समिति और बनी राज्य मंत्रियों की, उनकी यह रिपोर्ट आई। ये सारी रिपोर्टें आने के बाद में 2018-19 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर एक समिति बनी, उसने भी फिर ये रिपोर्ट दी। इसके बाद ये फिर 2020 में जून में ऑर्डिनेंस के रूप में, फिर बाद में सितंबर में ये कानून के रूप में आए। तो ये कहना भी किसान संगठनों का उचित नहीं है, ये तो प्रूफ है इस बात का कि ये एकदम कानून ला दी गई। 2000 से लेके पूर्व की केंद्र सरकारों ने ये साहस नहीं दिखाया कि वो कृषि को रिफॉर्म करें, कृषि में बुनियादी पूंजी लगे और कृषि का निर्यात बढ़े। आज हम दुनिया में सबसे कम निर्यात करने वाले लोग हैं। यूरोपियन कंट्री जहाँ 6 महीने हर्षी बर्फ रहती है, मैं देखता हूँ कि वहाँ 70% उनकी कृषि उपज का आयात निर्यात होता है, और हम कुछ भी नहीं करते। हम 35 से 40% हम छुड़ा देते हैं फलों को और सब्जियों को, क्योंकि न हमारे पास फूड चेन है, न हमारे पास स्टोर है, बर्बाद हो जाता है। हाँ, तो इसलिए मैंने इनका अध्ययन किया, और मैंने अध्ययन करने के बाद ये देखा कि भ्रांतियाँ बहुत हैं हर्षी इन कानूनों को लेके। ये कहते हैं कि ज़मीन चली जाएगी। ये देखिए हर्षी, ये कृषि करार कानून है। कृषि करार कानून के 1 साल की अवधि के लिए
या कोई अगर डेयरी खोलना चाहे वो भी एक जनन चक्र के लिए, यानी कि एक ब्यात के लिए। और यदि कोई फसल आप पढ़ के भी सुना दो। हाँ, एक फसल अवधि के यथास्थिति कृषि करार की न्यूनतम अवधि के लिए या पशु प्रजनन के एक जनन चक्र के लिए होगी और अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। कुछ फसलें ऐसी होती है, मान लिया आपने अमरूद का पेड़ लगाया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कही जाती है। यही अमरूद का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगा, तो 5 साल के लिए टाइम बाउंड होगी जो। इसके बाद में आप आ जाओ, इसमें मूल्य कौन सा मिलेगा। ये कहता है सेक्शन 5 कहता है एग्रीमेंट कानून का कृषक को सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। अब सर्वोत्तम मूल्य एमएसपी से नीचे तो होगा नहीं हर्षी। सर्वोत्तम मूल्य का मतलब है जो मूल्य बाजार में है उससे ऊपर मैक्सिमम। तो ये निश्चित तौर पर सेक्शन 5 कहता है। इसके बाद आप आ जाओ कि ये कहते हैं कि भाई वो अगर क्वालिटी खराब होगी तो वो उसको रिफ्यूज कर देगा व्यापारी जी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये भी भ्रांति है किसानों के बीच में। सेक्शन 6 का उप सेक्शन 2 कहता है कि किसी भी कृषि उत्पाद के परिधान को स्वीकार करने से पहले जब जो करार करने वाला व्यक्ति खेत में आएगा देख लेगा, उसके बाद फिर हर चीज उसको राइट नहीं है कि वो उसकी किसान की फसल को उस रेट पर जो उनका करार हुआ है उससे लेने से मना कर दे। तो ये भी भ्रांति है। ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कानून में चीजें हैं। कोई टैक्स नहीं होगा, कोई कर नहीं होगा, कोई भाड़ा नहीं होगा। अब आ जाओ कि भाई जमीन चली जाएगी। सेक्शन 8 कहता है निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कोई कृषि करार नहीं किया जाएगा। कृषक की भूमि या परिसर का कोई अंतरण जिसके अंतर्गत कै, पट्टा और बंधक और विक्रय न उसकी बिक्री कर सकता करार वाला, ना उसको बैंक में बंधक रख सकता, ना उसका पट्टा कर सकता। तो सेक्शन 8 क्लियर कट कहता है हर चीज इस बात को। अब आ जाइए वसूली के लिए। सेक्शन 15 हर्षी ये कहता है धारा 14 उस धारा के अधीन में किसी बात के अंतर्निष्ठ होते हुए भी पारित किसी आदेश के अनुसरण में किसी रकम की वसूली के लिए कृषक की कृषि भूमि के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसान करार में जो पैसा लेगा करार करने वाले से और विवाद हो जाए वो पैसा ना दे तो वो किसान की भूमि से वसूल नहीं किया जाएगा। रही बात उसकी कि भाई किसान को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा, ये भी एक अधूरा बताते हैं किसानों को। पहली बात तो ये हर्षी के भारत में पूरे भारतवर्ष में राजस्व रिकॉर्ड एसडीएम के पास रहता है। हर देश का अपना अपना एक तरीका है। एसडीएम के यहाँ किसान को एक सिंपल एप्लीकेशन देनी पड़ती है, किसी वकील की जरूरत नहीं कि ये मैंने करार किया था और ये करार का वायलेशन कर रहा है करार करने वाला। तो आज तक का ये 2013 से पंजाब में ये कानून चल रहा है, कृषि करार एक्ट 2013, द पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। उसमें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे पाए संयुक्त किसान मोर्चे के नेता लोग जो है कि जिसमें ये उन्होंने बताओगे कि एसडीएम ने किसान के विरुद्ध जो है ये आदेश पारित किया है। एक बात। दूसरा ये है एसडीएम से अगर किसान संतुष्ट नहीं है तो वो कमिश्नर के जा सकता है, कमिश्नर का संतुष्ट नहीं है तो रेवेन्यू बोर्ड में जा सकता है, और अगर रेवेन्यू बोर्ड में संतुष्ट नहीं है तो हाईकोर्ट भी जा सकता है, और हाईकोर्ट में तो बगैर एसडीएम के भी जा सकता है। अगर किसान को ये दिखता है कि तुम्हारी यहाँ स्थिति ऐसी हो गई कि तुम्हें एसडीएम कोर्ट में निर्णय नहीं मिलेगा और सरकार किसानों का दमन कर रही है, तो वो सीधा भी हाईकोर्ट जा सकता है। कौन कहता है कि कोर्ट में नहीं जा सकते? तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये कोई नहीं, ये कानून कोई नहीं रोक रहा किसान को कोर्ट में जाने से, लेकिन जो सिस्टम है सिस्टम के माध्यम से जा सकता है या सीधा वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। ये हो गया। एक हर्षी आपने कहा कि भाई कानूनों के बारे में एक कहते हैं कि भाई कोई भी व्यापारी खरीद लेगा उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये तो पहले से कहती है सरकार ने कहा कि हम इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। ये चीज़ प्रत्येक व्यापारी जो व्यवहार करता है ये व्यापार की गई उपज का भुगतान उसी दिन करेगा। देखो, और अगर कोई आपसी समझौता करता है कि मुझे कल दे देना पैसे, परसों दे देना, लेकिन कानून ये कहता है कि सेम डे पैसा दिया जाएगा। ये कहता है सेक्शन 3 का। वो भी बात नहीं आएगी कि जैसे गन्ना मिलों पे बकाया बना रहता है। बिल्कुल नहीं, इस हाथ ले इस हाथ दे, ये कर सकता है बिल्कुल जो है। अच्छा जी, इसके लिए चाहे वो कोई भी टैक्स हो, कोई फीस कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। रेट के बारे में भी सरकार ने इसमें कहा है सेक्शन 7 के उप सेक्शन 1 में कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट किसान को ये जागरूक करेगी और उसको व्यापारी को ये बताना पड़ेगा कि आज इसका भाव ये है, यानी कि उसको किसान को खरीदते वक्त एमएसपी का भाव भी बताना पड़ेगा और बाजार का भाव भी बताना पड़ेगा। ये भी इसमें सेक्शन 7 कहता है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा या जो भी किसान लोग बैठे हुए हैं, देखिए दो बात है इसमें हर्षी कि ये पंजाब से आंदोलन चला था और शुरू में इस आंदोलन में सिक्स जस्टिस फोरम था और वहाँ के आड़ती थे, दोनों लोग थे। बाद में ये फिर वहाँ की कांग्रेस सरकार ने इसको
अपने राजनीतिक कारणों से इसको दिल्ली भेज दिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो वहाँ किसान बैठे हुए हैं उनको इतनी जानकारी है और वो इस जानकारी के बाद बैठे हैं, उनको केवल ये जानकारी है कि आपकी ज़मीन चली जाएगी, आप बर्बाद हो जाओगे। किसी ने पढ़ा नहीं है, किसी ने कानून नहीं पढ़ा। आज तक मैं 9 महीने से इस आंदोलन को हर चीज देख रहा हूँ, न तो किसी भी पक्ष के नेता ने, या सितंबर में लोकसभा राज्यसभा में बहस हुई, किसी ने भी इन कानूनों के किसी सेक्शन के बारे में ये नहीं बताया हर्ष जी के ये सेक्शन किसानों के विरुद्ध है और इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। किसी संयुक्त किसान मोर्चे के नेता ने नहीं बताया, कोई सवाल नहीं उठाएगा कि इस सेक्शन में हर व्यक्ति ये कह रहा है काला कानून। मैं कहता हूँ कि ये कानून कृषि के निवेश को बढ़ाएंगे, कृषि के आयात और निर्यात को बढ़ाएंगे, और जो कृषि पे आज हम 70% 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। हर्षी अब इतने लोग कृषि में काम नहीं कर सकते, हमारी गरीबी नहीं निकल सकती। एक वक्त था मैं अमेरिका गया 2018 में, वहाँ मैंने बहुत सारे किसानों से बात की। वहाँ भी एक टाइम में तब वहाँ ये गुलाम लाए जाते थे, 60% लोग खेती पर निर्भर थे। आज अमेरिका में 5% लोग खेती पर निर्भर हैं। खेती से जुड़ी हुई बाकी चीज़ों में सभी सेक्टर आज अगर यही नहीं है कि भाई आप फसल पैदा करेंगे उसी से ही कुछ होगा, और भी बहुत चीजें साइड में की जा सकती नहीं। आज कृषि इतना बड़ा भारत में, जो कृषि इतना बड़ा सेक्टर है, लेकिन इसका सेवा सेक्टर बिल्कुल नील है। सेवा सेक्टर कृषि का रोजगार नहीं दे रहा है। जब हमारी कृषि लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने घर का अपना काम कर रहे हैं, जब हमारा कृषि का सेवा सेक्टर खुलेगा, अर्थात कृषि में पूंजी का निवेश आएगा, कृषि का मूल्य अच्छा मिलेगा, उसका निर्यात होगा और उसके आधुनिकीकरण होगा। अब ये गोदाम की बात करते हैं, देखिए सारे किसान संगठन ये सरकार से डिमांड करते थे कि भारत में जो गोदाम है वो उनसे हमारी कृषि उपज खराब हो जाती है। आपने हर चीज़ देखा होगा, गेहूँ और धान अधिकतर खुले में सड़ता था, जो गोदाम थे उनमें भी भीग कर नष्ट हो जाना था। फिर वो भारत सरकार को बाद में सस्ते दामों में उनको बेचना पड़ता था, जो उससे शराब या दूसरी चीज़ें बनाती थी। ये पहली बार 2005 में, जब तो केंद्र सरकार दूसरी मोदी सरकार नहीं थी, तब ये ग्लोबल टेंडर हुए थे और अडानी ने 2005 में उन टेंडरों को लिया था। उसके बाद उसने एक हरियाणा में और एक पंजाब में 2 जगह गोदाम बनाए। पूरे देश में उसके 7 गोदाम है। अब दूसरी कंपनियां भी आ गई, वे गोदाम आधुनिक गोदाम है, उसमें किसानों को डायरेक्ट फसल डालने में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ बोरे नहीं चाहते और वो आधुनिक हैं, हमारी फसल वहाँ रखने पर नष्ट नहीं होती। तो उसका आखिर में क्या होगा, किसान को तो फायदा होगा। एक तरफ हम कहते हैं और इसमें भ्रांति यहाँ के किसान मोर्चा वाले ये फैला रहे हैं कि अडानी जो है वो मोदी जी लेके आए हैं। हाँ, ये बिल्कुल, ये पहले से ही एक्टिव हैं, पहले से ही एक्टिव हैं और वो गोदाम 2005 के बने हुए हैं, अभी भी बन रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां जो गोदाम बना रही है और रोज अखबारों में निकलता है हर्षी के गोदाम चाहिए किराए पे, अभी भी निकलते हैं। FCI निकालती रहती है कि हमें किराए पे गोदाम चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इन कानूनों को लेकर जानबूझकर भ्रांति फैलाई जा रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि किसान संगठनों के नेताओं ने इन कानूनों को नहीं पढ़ा होगा। हाँ, कुछ किसान नेता जरूर ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमने इस कानून को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो वामपंथी लोग हैं जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इस किसान संगठनों में 35 लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, मोर्चे में संयुक्त किसान मोर्चे में, तो निश्चित तौर पे उनमें से जो लोग, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो क्यों जानबूझकर किसानों के हित के कानूनों को रोकने का काम कर रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो किसानों के दुश्मन हैं या दोस्त हैं। मैं समझता हूँ कि किसानों के हित के कानूनों को रोकने वाले को किसानों को फैसला करना चाहिए। बिल्कुल अहित कर रहे हैं और उससे हमारी कृषि में निवेश रुकेगा हर्षी, और हमारी कृषि का जो सेवा सेक्टर खुलने जा रहा था, जिसमें हमारे गाँव के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता, वो सारा बेरोजगारी में बदल जाएगा। ये कृषि कानून हर्षी किसी भी कीमत पर नहीं रोके जाने चाहिए। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले युवाओं का भविष्य है, उनको कृषि के सेवा सेक्टर में रोजगार मिलेगा। और अगर ये कानून जल्दी से लागू ना हुए तो जितनी देर तक ये लागू नहीं होंगे, वैसे निरस्त ये कानून होने का कोई मतलब ही नहीं उठता। ये शुरू से इनकी मांग गलत है, लेकिन तब तक हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो बेरोजगारी में जूझता रहेगा। अच्छा, इसमें एक और भी पहलू है, किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा, मैं किसी फेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसका कोई फेस है, तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि पंजाब के ज़्यादातर लोग हैं इसमें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, टिकैत साहब की फैमिली भी इसमें जुड़ी हुई है, उनका संगठन भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जो आपने कृषि कानूनों के लाभ और इसमें जो पूर्व निर्धारित शर्तें हैं, जिस तरीके से आपने उन्हें डिफाइन किया, इस तरीके से ये भी आपको मानना पड़ेगा कि जो इस समय केंद्र सरकार के मंत्री हैं या जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं,
सांसद हैं जिन्हें कई बार ये कहा गया कि इनके फायदे आप जनता को बताओ, किसानों को बताओ, वो भी लोगों को बताने में विफल रहे हैं इस तरीके से जैसे आपने एक्सप्लेन किया। देखिए हर्षी, ये तो बिल्कुल बात सच कही आपने कि भारत में पढ़ने का लोगों को इतना नहीं है। वो चाहे राजनीति के क्षेत्र में लोग हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि मैं पत्रकारिता में देखता हूँ कि जिस तरह आप लोग अध्ययन करते हो और बातों को पूछते हो, बहुत सारे हमारे पत्रकार भाई हैं जिनको समय नहीं मिलता होगा, जो जानकारी नहीं मिलती होगी। अब ये कहते हैं कि देखिए, अगर हम विस्तार से कानूनों को समझाएं तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर उसके और बेहतर परिणाम आएंगे। अभी किसान संगठन ये कहते हैं कि भाई उसको स्टॉक लिमिट को हटा दिया गया, महंगाई आ जाएगी। इसका सेक्शन 2 क्या कहता है? ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 है। सेक्शन 2 का ख कहता है कि स्टॉक की सीमा को अधोरोपित किया जा सकता है अगर कीमत वृद्धि होगी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ, सही बात। कानून कहता है कि यदि कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो सरकार फिर उस पर लिमिट लगा सकती है। तो इसलिए ये सारी की सारी बातें मैं समझता हूँ कि बेहतर ढंग से हमें किसानों को समझाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं उनके बजाय हमें किसानों के बीच जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये तुम्हारे हित के कानून हैं और अगर ये कानून जितनी देर रुकेंगे उतनी ही देर तुम्हारा हित होगा। और जो ग्रामीण बहुत बड़ी आबादी है उसको कृषि के सेवा सेक्टर में जो रोजगार मिलने जा रहा था उतनी देर आप इसके रोजगार से वंचित रहोगे। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर इस आंदोलन पर हर्षी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूँगा इस बात के लिए कि इस आंदोलन के साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो किसानों के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि 6 फोरम का जुड़ना या इसमें जो शुरू में जो पंजाब में जुड़े थे कि आड़तियों का जुड़ना वो किसी भी तरह से ठीक ना। ये देखिए कितना दुर्भाग्य था किसानों का हर्षी। देश में 29 राज्य हैं, 27 राज्यों में जो खरीद होती थी किसान की वो सरकारी एजेंसी करती हैं। केवल पंजाब हरियाणा 2 राज्य ऐसे थे जहां सरकारी खरीद को आड़ती करते हैं। एक दुर्भाग्य तो ये देखिए आप, इसलिए वो इसमें एक्टिव होकर इन्वॉल्व हुए। इसीलिए ये इन्वॉल्व थे। 2 कारण थे उनके, एक तो ये कारण था, नंबर 2 उससे बड़ा कारण क्या था कि पूरे देश में 29 राज्यों में से 27 राज्यों में जो पैसा मिलता था सरकारी खरीद का किसान को वो किसान के खाते में जाता था। 27 राज्यों में केवल 2 राज्य ऐसे थे जो पैसा आड़तियों के खाते में जाता था। और आड़ती क्या करता था कि जो आड़ती उसको शुरू में पैसा देता था फसल से पहले, उसका 3 रुपये सैकड़ा का ब्याज काटने के बाद में तब किसान को पकड़ाता था, ये पकड़िए आप पैसे, ये बचे आपके 1 लाख रुपए में 20,000 रुपये बचे। तो ये किसान के साथ किसान उस जाल से निकट ही नहीं पा रहा था। और इसीलिए किसान भोला है, वो सीधा है, वो बेचारा कहता था कि ये तो हमारा ATM है। अरे भैया, भारत सरकार हर साल तुम्हारी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बना रही है, उसमें भी ATM दे रही है। आप सरकारी 4% के ब्याज पे ATM लीजिए। आप भारतीय 36% पे क्यों लेते हो ATM पे? आप 4% पे लीजिए। अगर 3 लाख रुपए से ऊपर का भी ब्याज देना पड़ेगा तब भी 12% है, आप उस पर लीजिए। अगर 3 लाख रुपए पे 4% ब्याज है बैंक का और 3 लाख से ऊपर पे 12% है तो आप वो तो फिर भी उससे सस्ता पड़ेगा। KCC में तो सस्ता है बिल्कुल नहीं। KCC की लिमिट 3 लाख है, लेकिन अगर लिमिट से बाहर भी किसान अपनी जमीन पर लेना चाहे तो कोई बाउंडेशन नहीं है और वो ले सकता है उस पर भी। वो भी जमीन के अगेंस्ट ले सकता है जी। तो ये 2 बड़े कारण थे जो पंजाब के से इस आंदोलन को उठाया था कि ये आड़तियों के, और 6 जस्टिस फोरम ने इसको पीछे से किसानों को भड़काने का काम किया। ये कोई छुपी बात नहीं है, ये बिल्कुल आपने देखा होगा सारे सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 सालों से भिंडरावाला की दोबारा उसको वीडियो हम थोड़े कह रही है। आप फेसबुक को उठा के देखो कितनी भिंडरावाला की वीडियो आ रही है, उसको हीरो के रूप में पेश किया। कनाडा और इंग्लैंड से और अमेरिका से सपोर्ट आ रही है। सही बात है। मैं ये नहीं कहता कि किसान हमारे या किसान नेता इन्वॉल्व है उसमें, लेकिन उसके पीछे उसका एक पार्ट है जो उसका एक पार्ट है, ब्लैक पहलू है बिल्कुल। ये है। अच्छा, इसमें जैसे कट शॉर्ट करते हुए हम अपने सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ही आ जाते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन्वॉल्वमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो 26 जनवरी की घटना हुई लाल किले वाली और सब हुआ उस दिन, उसके बाद से ये एक तरह से लगने लगा है, ऐसा मैसेज चला गया कि ये जो आंदोलन है ये एक तरह से वेस्ट यूपी के नेतृत्व में पहुंच गया। तो वेस्ट यूपी के लोगों का, किसानों का हित क्या उतना ही प्रभावित हो रहा है, हित उतना ही प्रभावित हो रहा है जितना पंजाब या हरियाणा के किसानों का हो रहा है? नहीं, देखिए आंदोलन से मैं समझता हूँ कि उनका तो बिजनेस प्रभावित हो रहा है उनका, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ आंदोलन से एक सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। एक नहीं 2 प्रभाव पड़ेंगे। एक प्रभाव तो ये पड़ेगा कि जो वहाँ एनवायरनमेंट है बॉर्डर पर और जो वहाँ जनवरी में हुआ था वो हमारे युवाओं को
दिशा भ्रमित करता है। और युवा शक्ति होती है हमेशा, उसकी एनर्जी को आप अच्छे काम में लगा लो, उसकी एनर्जी को आप बुरे काम में लगा लो। तो निश्चित तौर पे आंदोलन से लौटने के बाद इस क्षेत्र में उनकी जो एनर्जी है वो हमें समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि वो एनर्जी उनको अपराध की तरफ ले जा सकती है, एक बात। दूसरी अच्छी बात यह है कि देखिए, जब आदमी 9 महीने 10 महीने लंबे समय आंदोलनरत रहेगा तो वहाँ कुछ उनकी कल्चर को भी सीखेगा। मैं नहीं कहता, सारी दुनिया जानती है कि पंजाब सूखे नशे से शिकार हुआ प्रांत भी है। हाँ, सही बात। और ये इस खुद मुद्दे पे पंजाब तो के लोग बादल भी हैं। सरकार वहाँ पे हार गई पिछली बिल्कुल बार। हार गई थी। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान उनके टच में आएगा तो निश्चित तौर पे कुछ परसेंटेज वो सूखे नशे की चपेट में आ सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त सामाजिक जो चिंतन करते हैं लोग। इतने साल जब इतने समय उनके साथ रहेंगे बिल्कुल तो ये भी है। संभव और वो फिर यहाँ आने के बाद में भी हमारा सामाजिक दोनों तरह से अपराध की तरफ जाने का डर है और सूखे नशे की तरफ जाने का डर है। ये सामाजिक यहाँ बदलाव आ सकता है, जिसके लिए हमें और इन किसान संगठनों को भी चेतना होगा, वरना ये लंबे समय तो के बात किसी ने सोची नहीं, तो आपने बिल्कुल अलग बात सोची है इस बारे में। हाँ बिल्कुल हर्षी, ये मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ आ सकती हैं। और रही राजनीति की बात है, राजनीति में यहाँ मैं देखता हूँ कि इतना ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि यहाँ दोनों विचारधाराएं हैं। कृषि कानूनों को सही मानने वालों की भी एक बहुत बड़ी यहाँ विचारधारा है। कृषि कानूनों को काला कानून मानने वाले, जिनको कानून के बारे में नहीं पता है, वो भी लोग हैं। दोनों तरह के लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको केवल बता दिया और वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे वो भी जानकारी अगर ले लेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने नेताओं को ये कह सकते हैं एक दिन कि इन कानूनों के बारे में कोई गलत नहीं है, आप सरकार से इन कानूनों को वापसी की मांग मत करो, इन कानूनों में आपको कोई बेहतर सुझाव दिखाई देता हो तो वो आप कह सकते हैं। अब ये देखो हर्ष जी, एक बात बताओ मैं आपको ताज्जुब की, सुप्रीम कोर्ट ने इन 40 किसान संगठनों के नेताओं से कहा कि जिस दिन ये अपीयर हुए एक सुप्रीम कोर्ट में एक दिन, कि आप कल हमें लिस्ट दे दो, हम एक समिति बना रहे हैं और आपको जो भी बात कहनी है आप अपनी समिति के सामने तथ्य रखें और हम समिति में आपके मेंबर रखेंगे। अगले दिन इनका कोई वकील नहीं आया, कोई अपीयर नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बना दी, आप समिति के सामने नहीं गए, आपने सुप्रीम कोर्ट में आज तक नहीं दिया कि इन कानूनों में ये काला है। जब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए थे तो फिर आप कह देते कि भाई इसमें ये खामियां हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट की समिति में नहीं जाओगे, सुप्रीम कोर्ट को समिति के नाम नहीं दोगे। आप जब 11 दौर की वार्ता होंगी उसमें आप एक दिन भी ये नहीं बताने के, और बाहर आके कहते हैं कि हमने सरकार को बता दिया था, और सरकार ने ये भी कहते हैं कि सरकार ने मान लिया कि ये 80% काले हैं। तो हमने कहा भाई जब 80% काले हैं तो 20 को भी खत्म करो। ये बिल्कुल गलत बात है उनकी। 80% काले कोई नहीं बताएंगे। एक भी पॉइंट आज तक हमारी जानकारी में नहीं आया कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 11 दौर की वार्ता में इन कानूनों के बारे में बताया हूँ। और बाकी तो अगर मैं हर्ष जी बात करूँ आपसे, इन्होंने 4 मांगे रखी, मैं आपका टाइम तो जरूर लूँगा। एक मांग रखी इन्होंने कि कानून वापसी हो, एक मांग रखी इन्होंने एमएसपी की गारंटी हो, एक मांग रखी इन्होंने कि बिजली कानून जो प्रस्तावित है आने वाला है उसको ना लिया जाए, एक मांग रखी कि जो पोल्यूशन ऑर्डिनेंस आवा है उसमें से किसान की उसको हटाया जाए। मैं आपकी 2 मिनट लूँगा। ये कानून वापस किए जाएं। देश का किसान का बहुत बड़ा वर्ग कहता है कि ये कानून किसान हित में है, इनको वापस न किया जाए। और ये बात सच भी है, फैक्ट के साथ है जो मैंने आपको बताया। एमएसपी पर जहाँ तक बात है, केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सेक्शन 3 में ये पावर है कि वो उसमें शामिल किसी भी वस्तु को न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य तय कर सकता है। तो जब भी सरकार भाव गिरता है तो निश्चित तौर पर सरकार बाजार तबसे योजना के तहत उस कानून को लागू करती है। तो पहले से भारत में कानून है। हाँ, मैं कहता हूँ कि इम्प्लीमेंट में जरूर कमी, कानून को लागू करने में जरूर कमी हो सकती है। कमी क्या हो सकती है कि उस कानून को लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को विशेष रूप से अनुरोध करना पड़ता है हर्ष जी। और वो अनुरोध इतने नौकरशाही के बीच में उसमें महीना गुजर जाता है, तब तक किसान की फसल जो है न्यूनतम मूल्य से नीचे बिक जाती है। तो अगर किसान संगठन ये बात रखते कि इस योजना को लागू करने का टाइम बाउंड का प्रोविजन किया जाए नियम में, तो निश्चित तौर पर हमारी समस्या हल हो जाती। पहले से कानून बना हुआ है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बस रिपील करो और इस पर एमएसपी पर कानून बनाओ, जबकि एमएसपी पर कानून बना हुआ है पहले से ही। चीनी को आप देख लो, भारत सरकार ने हम लोगों को कहने पे, किसान संगठनों के कहने पे चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य असंस्कृत कमोडिटी एक्ट की सेक्शन 3 की पावर के तहत किया हुआ है।
ये बात तो आई है पब्लिक बिल्कुल में। आलू का उत्तर प्रदेश में और उसकी मक्का की खरीद वो भी इसी में बाजार तरफ से योजना के तहत ही किया जा रहा है हर्षी, तो वो हो गई। रही तीसरा कानून का, बिजली के कानून के लिए, देखिए बिजली का कानून ये उत्तर प्रदेश के हित में था, ये उन राज्यों के हित में था जहां चुनावी लालच में किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया और फिर बिजली बोर्ड का भट्टा बैठ गया। तो केंद्र सरकार ने सोचा कि पूरे देश में हमें फसलों का एमएसपी तय करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में किसानों की लगभग एक समान सी लागत आए। अब जैसे पंजाब में फ्री बिजली दे दी आपने, पॉलिटिकल अपने इशू के वजह से जो है उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी है, तो ये नया कानून ये कहता है कि पूरे देश में जो भी केंद्र सरकार किसानों को सब्सिडी देगी हर्षी, वो एक सी ही होगी। तो ये तो हमारे लिए फायदे का था, लेकिन हम लोगों ने केंद्र सरकार के सामने उसको भी कहा कि आप उसको वापस लीजिए, आ जाओ पोल्यूशन ऑर्डिनेंस में आ जाओ। जब ये आए थे कृषि पर ऑर्डिनेंस आए थे, तभी एक पोल्यूशन पर ऑर्डिनेंस आया था। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ संयुक्त किसान मोर्चे की पढ़ाई लिखाई पर, उनकी सोच पर हुआ, उस कानून में किसान का कहीं नाम ही नहीं कि किसान को पराली जलाने पे 1 करोड़ का जुर्माना होगा। मैं हर्षी ताज्जुब मान रहा, मेरे पास कॉपी है, बिना पढ़े कह रहे कि किसान का 1 करोड़ का उसको जुर्माना हो जाएगा इस कानून में। केंद्र सरकार ने कहा ठीक है हम नहीं लगाने, जब था ही नहीं उसमें कानून में। वो केवल उनके लिए था जो घातक रसायन उद्योग है, वो पोल्यूशन करेंगे तो उन पर पोल्यूशन कमिश्नर, यस हर्षी, उन पर था वो हर्षी कि वो उन पर वो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं। तो मैं तो ताज्जुब मानना है कि संयुक्त किसान मोर्चे के लोगों का कि वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके पास इतने एनजीओ बैठे हुए हैं, उनके पास में फादर स्टीफन जैसी सोच के जो अभी मरे हैं, जिनको हाईकोर्ट ने बेल भी दी थी, ऐसी सोच के लोग बैठे हुए हैं। सही बात है। तो ये तो अभी इसका आप चलिए, हमें तो लगता है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमने इसकी सारे पहलू हमने जज किए हैं कि ये अच्छा है, कानून बढ़िया है, इसे इसी हालत में लागू होना चाहिए। लेकिन अभी जो ये एक समस्या बन गई है, जिसे कहेंगे कि किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार ने तो ये तय कर लिया कि हमें ये वापस नहीं लेने, हम वो तैयार नहीं है लेने के लिए। किसान आंदोलन, किसान कह रहे हैं कि जो संगठन बैठे हुए हैं कि जब तक नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो इसका फिर समस्या का समाधान आपको क्या नज़र आता है? क्या इसमें इनिशिएट किया जाए ऐसा कि ये एक सहमति पे पहुँचे बात? देखिए हर्षी, मैं अभी 2 सप्ताह पहले इस आंदोलन में शामिल एक बड़े किसान नेता से मेरी बातचीत हुई थी इन कानूनों के संबंध में, और उन्होंने भी मेरे से पूछा था कि भाई बालियान साहब हम क्या करें, अब हम इसमें इन्वॉल्व हो गए, फंसे हुए हैं, तो कैसे निकले। मैंने उनको कहा था कि किसान नेताओं को साहस और ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, और साहस ईमानदारी दिखाने का मतलब है कि वो एक कृषि विशेषज्ञ की जो इन कानूनों के जानकार हैं उनकी एक कमेटी बनाते हैं, क्योंकि सरकार कहती है कानून अच्छे हैं, किसान लीडर कहते हैं कानून काले हैं, तो वो 11 लोगों की कमेटी, एक न्यूट्रल कमेटी बना दे, और वो कमेटी की रिपोर्ट के साथ फिर आप सरकार से बात करो, तो निश्चित तौर पर इसका हल निकल जाएगा। कानून वापसी होने के नहीं, कानून अच्छे हैं, आपका कोई सुझाव होगा सरकार उस पर कमेटी बना देगी, और फिर उसके बाद में अगर वो कमेटी उसको पास करेगी तो वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। तो ये एकमात्र रास्ता ये है, और यही किसानों के हित में है, और यही किसान संगठनों के हित में है। वरना निश्चित तौर पे किसान संगठन जो है लंबे समय बैठे रहेंगे तो उसका हमारा सामाजिक सिनेरियो जिसका मैंने जिक्र किया था, वो निश्चित तौर पे युवा पीढ़ी पे उसका फर्क पड़ेगा। ये है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा ही आंसर आपसे मैं अपेक्षित करता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल जो है वेस्ट यूपी की एक अच्छी खासी रिनोन पॉलिटिकल पार्टी अब से लगभग 5 साल पहले तक थी। पिछले 2-3 चुनावों में इसका जो क्या कहना चाहिए कि एक तरह का वजूद का ही सवाल खड़ा हो गया है, और आप हालांकि राजनीति में इतने एक्टिव नहीं हैं, तो आपका ये क्या सोचते हैं कि इसके एक कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात आपको नजर आ रही है कि किसान आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल अब अपने आप को रिवाइव करने की भी एक चांस देख रहा है? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय लोकदल, अगर हम सोचें कि जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो किसानों के लीडर थे, उनकी नीति पर कतई नहीं चल रहा, ये इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और किसानों को गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर हम चौधरी चरण सिंह की बात करें, चौधरी चरण सिंह का मैंने अनेकों बार देखा कि उन्होंने अपनी पार्टी के गलत नेताओं को पार्टी से निकाला और गलत काम पर पार्टी अपने खुद के लोगों की आलोचना की उन्होंने। लेकिन मैं आज देखता हूँ कि वो भी किसानों के बीच जाके इनको काले कानून बता रहे हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि लोकदल का लीडर तो जो इस वक्त है वो पढ़ा लिखा लीडर है, उसको तो
उसको तो कानून के साथ बात करनी चाहिए किसान ये से। कागज पढ़ने चाहिए। ये बिल्कुल पढ़ने चाहिए। तो टोटली पॉलिटिकल लोग किसान संगठनों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और हर चीज एक ताज्जुब की बात और देखो, अब तक हर चीज किसी भी विपक्ष के बड़े लीडर ने ये नहीं कहा कि यदि हम सत्ता में आ गए तो हम इन तीनों कानूनों को समाप्त करेंगे। एक बात, किसी बड़े लीडर ने आज तक ये नहीं कहा कि यदि हम, राहुल गांधी ने कहा है, आप उन्हें बड़ा लीडर नहीं मानते साहब। मैं राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी कांग्रेस की अगर सरकार बनी तो हम खत्म कर देंगे। सोनिया जी का अधिकृत, राहुल गांधी भी स्टडी ज्यादा नहीं करते। व्यक्तिगत बयान देना अलग बात है, लेकिन पार्टी सोनिया गांधी उसकी प्रेसिडेंट है, उनका अब तक ये नहीं आया कि कृषि कानूनों को अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो वो सत्ता में आते ही इन कानूनों को खत्म करेगी। एक बात, किसी लीडर ने अब तक बड़े ने ये नहीं कहा हर्षी कि यदि हम सत्ता में आ गए तो हम एमएसपी पर कानून लाएंगे जो किसान चाहते हैं ऐसा। अब तक बताओ कहा क्या? और किसी लीडर ने ये नहीं बताया कि इन कानूनों में काला क्या है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे देश की विपक्षी पार्टियां भी जो उसको कम से कम किसानों के मामले में, उसको जहाँ किसानों के लड़कों को रोजगार मिलना जा रहा हो, जहाँ कृषि में निवेश बढ़ना जा रहा हो, जहाँ कृषि लाभकारी बनाई जा रही हो किसानों के लिए हर चीज, तो वहाँ इस तरह के प्रोपेगेंडा करने से ये सारे लोग किसानों के नुकसान में लगे हुए हैं। तो मैं किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से हर चीज ये भी अपील करना चाहता हूँ कि इन कानूनों को पढ़ो, ये आपके हितों के हैं। और अगर आप पढ़ने के बाद में समझते हो कि वाकई आपके हितों के हैं तो निश्चित तौर पर आपको किसान संगठनों के पास जाकर भी अपनी राय रखनी चाहिए। चलिए, आशा करते हैं कि आज का जो ये वीडियो है इसके माध्यम से कृषि कानूनों को लेकर सारे भ्रम तो दूर हो जाएंगे। और अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर यूजर्स ये सही में ये समझते हैं कि इसमें कृषि कानूनों को खोलकर अशोक जी ने बताया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके और जो भ्रम की स्थिति इस समय पैदा की जा रही है उस भ्रम पे से पर्दा उठ सके। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।